जून के आगाज़ से तो सर्दियों में पूरा लगभग हमारे करगिल कनेक्टिविटी जो ज़मीनी सतह की ये है राबिता है मुनक़ता होता है। तो ऐसे में चूँकि 1-2 दिन से C-30 जो चल रहा है, बड़े जहाज़ करगिल में लैंड किया है, तो लोगों का सवाल है कि क्यों ना यहाँ पे छोटे कमर्शियल जहाज़ उतर नहीं सकते, इतना बड़ा फौज के जहाज़ अगर उतर सकते, तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या? इसमें एक चीज़ है, जहाँ तक आर्मी का चल सकता है सिविल का क्यों नहीं चल सकता है, उसमें हमको ये समझना पड़ेगा टेक्निकल पॉइंट। आर्मी के लिए कोई आर्मी को उतरने के लिए उनका कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई उनको ये नहीं होता है। सिविल को उतारने के लिए बाज़ाब्ता एक सिविल एयरक्राफ्ट या एक एयर कंपनी को निकालने के लिए उतारने के लिए उन सारे पैसेंजर का जो है जिम्मेदारी उनके ऊपर होता है। आर्मी जो है आर्मी का जहाज़ कभी भी उसमें उतर सकता है। आपको पता है पिछले जब से मैं MP बना हूँ तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश नहीं है, ये एक फैक्ट बात है कि जब से MP बना हूँ कम से कम ये इशू जो है कम से कम आप इस पे डिस्कस तो कर रहे हैं, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे अभी रिसेंटली अभी मीटिंग अभी होने वाला है हमारे एयरपोर्ट एक्सटेंशन को लेके MHA में, मतलब चाहे UT एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बहुत ही सिंसियरली इस चीज़ पे देख रहा है, लेकिन अभी तक मसला ये है कि कोई जो कमर्शियल प्राइवेट एयरवेज जो है वो अभी उनको मनाने में अभी कामयाब नहीं हो रहा है। हमारा कोशिश ये रहेगा कि कम से कम 19 सीटर का एक जहाज़ यहाँ पे कम से कम अगर ये निकाले, अदरवाइज़ हमारा जो उड़ान स्कीम है ऑलरेडी हमारे करगिल एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में आया हुआ है, तो फॉर द टाइमिंग के लिए अभी हो सकता है अभी UT एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जिस तरह से पवन हैंस के साथ पहले हमारा एक डील चल रहा था, अभी और शायद पवन हैंस के साथ उनका एक वो बन रहा है, तो इमरजेंसी के लिए शायद हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू कर पाए और करें। लेकिन मेरा मेन ये कहना है कि हेलीकॉप्टर से हमारा ये पूरा मसला हल होने वाला नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर भी ये डाल रहे हैं। और हमेशा मेरा रिसेंटली एक महीना पहले मेरा अमित शाह जी से भी मेरा फ़ोन पे बात हुआ था, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट यही किया था कि पर्सनली थोड़ा वो इंटरवेंट करे किसी एयर कंपनी को मनाने के लिए, क्योंकि 19 सीटर में इसलिए बोल रहा हूँ, 19 सीटर वाला जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ट्रायल भी हुआ है, सब कुछ भी हुआ है, यहाँ पे इनॉग्रेशन भी हुआ है, आप लोगों को याद होगा तो उसको उतारने में उतना उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन यही है कि इंशाल्लाह अभी मैं दिल्ली जाऊँगा, कोशिश मेरा यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी कम से कम 90 सीटर का कोई जो एयर कंपनी है उसको तैयार करके यहाँ पे उतारें। सर, काफ़ी मुद्दत के बाद लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट के एक नॉमिनेटेड काउंसलर का नॉमिनेशन का नाम आया, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कल करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंसर्न भी रेज किया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा समझ में ये नहीं आ रहा है, एक तरफ UT एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे होम मिनिस्ट्री जब भी हमारी मीटिंग होती है, हमारे हाइपर अपर कोर कमेटी में भी, हमारे सब कमेटी में भी, उनका एक चीज़ ये कहना, इवन BJP के लोग भी ये बड़ा ये करता है कि भाई हमने वुमेन रिजर्वेशन जो है वो लद्दाख में हमने ये किया है। तो एक साइड से अभी ये लोग बोलते हैं हमने रिजर्वेशन दिया है वुमेन्स को, जबकि अभी तक उसका तो इम्प्लीमेंट भी नहीं है। दूसरे साइड से उन्हीं वुमेन्स का जो हक ऑलरेडी हमें हमारे जो कौंसल एक्ट में हमें दिया हुआ है, उनका जो हक जो है वो छीन रहा है। और दूसरी साइड से UT एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे होम मिनिस्ट्री हो, हमेशा कौंसल के सिटीजन की बात कर रही है, इनको एम्पावर करने की बात कर रही है। और दूसरी साइड से प्रैक्टिकल ये है कि इसके जो पावर है, इसकी जो चीज़ें हैं एक्ट में जो हमें लिखे हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट एक बात है। आज ओथ है, मैंने खासकर NC के एज ए प्रेसिडेंट मैंने अपने तमाम काउंसलर्स या एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं उनको हमने ये हमारा डिसाइड हो गया है कि हम इस ओथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते जहाँ पे हमारे काउंसिल को कमज़ोर कर रहा है, जहाँ पे हमारे एक सेक्टर है, हमारे पूरा वुमेन जो सेक्टर ये है लद्दाख के, उनके हुकूक को जहाँ पे छीना जा रहा हो। एक्ट में क्लियर लिखा है कि ये जो 4 नॉमिनेशन है ये प्रिंसिपल माइनॉरिटी और वुमेन्स के लिए है। बेशक ये नहीं बताया कि कितना वुमेन्स के लिए है या कितना प्रिंसिपल माइनॉरिटी के लिए, लेकिन ये लिखा है कि 4 की 4 जो है वो
आपके प्रिंसिपल माइनॉरिटी और वुमेन्स के लिए ये रिजर्व है, ये जो नॉमिनेशन है। बेशक इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई ये नहीं है कि रूलिंग गवर्नमेंट वो जो नॉमिनेशन हो किसको दे किसको नहीं दे, क्योंकि ये एक परंपरा बन चुका है। जब से कौंसिल बनी है तब से जो भी रूलिंग में हो वो अपने हिसाब से वो नॉमिनेशन देते हैं, लेकिन कम से कम एक्ट का ख्याल रखते हुए दो हमने एक परंपरा ये रखा था, 4 था, उसको हमने तकसीम करके 2 हमने वुमेन्स को रखा था, 2 प्रिंसिपल माइनॉरिटी को रखा था। बाकी जो है रूलिंग पार्टी जिसका भी आया हो, चाहे एज वेल स्टेट में जो भी गवर्नमेंट आया उन्होंने अपने हिसाब से दिया, तो हमें कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं है। जो 3 नॉमिनेशन उन्होंने दिया है बिल्कुल सही दिया है, एज पर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने दिया अपने हिसाब से। लेकिन इस तरह का एक्ट अगर करेगा तो एक तो कौंसल को जो दावा करता है कि कौंसल को हम एम्पावर कर रहे हैं, कौंसल का पावर ख़त्म कर रहा है, दूसरा दावा कर रहे हैं कि हम वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रहा है, वुमेन्स को हम एम्पावर कर रहे हैं, तो उनका भी हुकूक छीन रहा है। और आपको याद होगा जब वुमेन रिजर्वेशन जब अनाउंस हुआ था उसके बाद ले में हमारे बीजेपी के लोगों ने बहुत ही उसको ये किया था। और सही बात भी है कि वुमेन्स को एक लद्दाख में एक हमारे वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए इतना बड़ा हमने काम किया है, उसको लोगों के सामने लाया उन्होंने। लेकिन आज चुप क्यों है? आज वुमेन्स के एम्पावरमेंट को तो ख़त्म कर रहे हैं ये लोग। तो ये है कि हम इस तरह के उसमें हम जा ही नहीं सकते जहाँ पे हमारे कौंसिल के एक्ट को, कौंसिल की पावर को कम करके ख़त्म कर रहे हैं। और इसको हम न सिर्फ आज उसमें ओहद में जा रहे हैं, बल्कि हम आगे भी इस चीज़ को हम उठाएंगे और ज़ोरदार तरीके से सर, एनसी और कांग्रेस या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से कोई कंसर्न देखने को नहीं मिला, क्योंकि पिछले लगभग 4-5 दिन हो रहे हैं नोटिस निकल। नहीं, वही था कि आज ओहद था, ओहद के समय हमने कल हमने बातचीत किया, खासकर हमारे पार्टी के अंदर हमने बातचीत किया है। तो हमें लगा कि भाई ये जो हमारे कौंसिल एक्ट है, कौंसिल को कमज़ोर करने की एक चीज़ है, और ख़ासकर हमारे जो एक तबका है जो हमारे जो मावेने हैं उनके हुकूक छीन रहा है। तो आज एज ए प्रेसिडेंट मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि हमारा कोई इस ओहद में भी नहीं जाएगा और इस चीज़ को हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे, और बहुत ज़ोरदार तरीके से आने वाले दिनों में हम इसको चैलेंज भी करेंगे और ये उठाएंगे। सर नेशनल उनके जो एहसासात है, उनके जो ये है, उनको भी देख के, सिर्फ उनको देख के भी नहीं किया था। ये कोalition करना उस वक़्त हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरत था क्योंकि यूटी बनने के बाद एक ऐसा माहौल हमारे यहाँ बना था, उसमें हमको एक होके हमारे लद्दाख के जो इश्यूज़ है उसके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी था। तो इसमें एक जो कोalition हमने बनाया उस वक़्त बहुत सारे जो ये बना हुआ था, माहौल बना हुआ था, उस हिसाब से ये कोalition बना। और कोalition का अपना एक जो उस वक़्त बना है, दोनों बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बना के पूरा लिखित में जो है एक वो बनाया, उस हिसाब से आज तक चल रहा है। और आगे जब भी टाइम होगा उस वक़्त इंशाल्लाह उसी हिसाब से जो भी होगा वो उस वक़्त पता चलेगा। सर, जो ड्राफ्ट होम मिनिस्ट्री को सबमिट करना था, ड्राफ्ट सबमिट हुआ है? और उस ड्राफ्ट में 4 पॉइंट एजेंडे के अलावा कौन कौन से नए जो डिमांड्स आप लोगों ने होम मिनिस्ट्री को रखा है? देखिए, ड्राफ्ट बनी है, केडीए ने अपना ड्राफ्ट बनाया है, आपके एपेक्स ने बनाया है, फिर दोनों ड्राफ्ट पे बैठ के हमारे लीडरशिप ने बहुत ही सीरियसली उसके ऊपर मंथन करके अब जो है वो दोनों ड्राफ्ट को जो है वो एक ही उसमें बना के इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सबमिट भी होगा, पब्लिक डोमेन में भी होगा। और हमारे जो हमारे जो केडीए और एपेक्स के लोग हैं उनसे भी मशवरा किया जाएगा। और ये है कि बहुत ही सोच समझ के सिंसियरली, सीरियसली हमारे जो मेन मुद्दे हैं, हमारे स्टेटहुड है और 6 शेड्यूल है, इन दोनों मुद्दों के इर्द गिर्द हमारा ड्राफ्ट बनेगा और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में सबमिट भी होगा। और सबमिट होके इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि थोड़ा टाइम एमएचए को भी वो लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। उसके बाद मुझे उम्मीद ये है कि जो सब कमेटी का फिर मीटिंग बुला के, चूँकि चीज़ें जो है सही तरीके से अगर डिस्कस हो के कहीं ये होगा वो हाई पावर कमेटी में होगा। तो इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारे सब कमेटी में इसको डिस्कस करके हाई पावर कमेटी में इसको भेजेंगे।